नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, गौरव द पैशनेट टीचर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि 14 मई 2023 को यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा हुई है, जिसमें जीएस 1 और सीसेट 2 पेपर हुए हैं आपके। आज हम जीएस 1 पेपर के बारे में आपको एक बेसिक ओवरव्यू देंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, और आपको क्वेश्चन दिखाएंगे भी, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके अगर आप एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं या आप एस्पिरेंट या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी, जिससे हम आने वाली वीडियो में अपनी कमियों पर काम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम बेसिक ओवरव्यू के बारे में बताते हैं। ये पेपर जो है 200 नंबर का आया था। इसमें 150 क्वेश्चन थे, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन है, मैं दिखा देता हूँ। ये 150 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर आया था। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी आपकी 1/3 की, यहाँ पे दे भी रखा है। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ। इसमें जो भी मैंने आंसर सजेस्ट करे हैं, ये एक मॉडल आंसर है जो मैंने अपने एफर्ट से या तो गूगल से देखे हैं या रेफरेंस बुक की सहायता ली है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए कोई संस्था या कोई जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। हो सकता है इसमें त्रुटि भी हो, क्योंकि गूगल से मैंने सहायता ली है। गूगल पे कुछ जो डाटा हैं वो करेक्ट भी हैं, कुछ इनकरेक्ट भी हैं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड कराने की कोशिश करी गई है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है तो उसको कमेंट द्वारा आप सुधार सकते हैं। जो भी क्वेश्चन गलत बताया आप उसका क्वेश्चन नंबर डाल के हमारे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। मैं आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टॉप पे पिन कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में ये केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 30 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। तो इसका जो आंसर होगा ये प्रिंस हेनरी होगा। एंड जो अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने में हम क्या कहते हैं। यानी कि जो संसाधन है वो अभी भी रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें, तो उसको हम एक सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। अभिकथन है इसमें, राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है। तो ये बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। अगर संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित करा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है, ये भी सही बात है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा इसका। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर और ए सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। एंड अगला जो देखते हैं, अगला जो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, मिलिंद पन्नौ राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में एक भिक्षु थे। जो मिलिंद पन्नौ और राजा मिलिंद के एक बौद्ध भिक्षु थे, इन दोनों के बीच में जिन्होंने संवाद कराया था तो वो थे नागसेन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, फिर भी जो मेरे को अप्रोप्रिएट जो आंसर लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने डी आंसर सेलेक्ट करा है कि डी जहाँ तक है अप्रोप्रिएट है। बाकी जब आंसर की आएगी ऑफिशियल आपको पता लग जाएगा। ये जो मॉडल आंसर है इसमें इसके सही या गलत के बारे में एक्यूरेसी का तभी पता चलेगा जब यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। इसे आंसर की से आप अपने आंसर मिला के डिमोटिवेट ना होइएगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे आंसर ऐसे भी हों जो यूपीपीसीएस के आंसर की में आपको डिफरेंट मिले। ये मैं एक आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट में शामिल होना। जो गर्म धाराएं हैं वो पेरू आपने देखा होगा, ये साउथ अमेरिका का एक कोस्टल एरिया है। जो भी अल नीनो का इफेक्ट पड़ता है इसके राज्य के ऊपर पड़ता है
और जो लालिना का इफेक्ट पड़ता है वो हमारे देश में पड़ता है, यानी कि भारत में पड़ता है। भारत में जब लालिना आता है तो बहुत सारी वर्षा लेके आता है, और जब अल नीनो आता है तो ये जो गर्मी है वो आती है। और इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ठीक है, ये गर्म धाराएं पेरू के तट के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती हैं, समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ा देती हैं। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसका आंसर जो है ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों, बी आंसर इसका ठीक होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर भी बी होना चाहिए। बाकी अगला जो है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर बॉक्साइट है। इसके बाद 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी? तो इसका आंसर ताइवान है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जो हम आज कर रहे हैं अग्निवीर के माध्यम से, वो हमारे पड़ोसी देश काफ़ी पहले कर चुके हैं, बल्कि भारत को भी इनके साथ होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो इसमें ये जो हमारी 6 प्रकार की रिट हैं ये दी गई हैं। आपने इनके बारे में पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहती है, संसद को अधिकार है कि भी कानून बना सकता है अगर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सके। ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, केवल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे 1857 बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, यानी कि जिसने नेतृत्व करा था बरेली में, तो वो थे, ऑप्शन नंबर बी सही है, खान बहादुर खान जी। और अगले उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार आपको। पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है उत्तर प्रदेश में। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। ये जो 12% नहीं है, ये करीब 6% के आसपास है। एग्जैक्ट डाटा आप गूगल कर लीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, 6% के आसपास। और जो जौनपुर है और गाजीपुर बलिया जिलों में कई वन भूमि नहीं है। ये एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होती है अधिकतर गलत ही होती है। तो इसका जो आंसर है ए आंसर हो जाएगा। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वे जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्ष में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो इसका जो आंसर होगा केवल बी आंसर सही होगा ये। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं, यानी कि जो हमारे मॉडर्न जो रिसोर्सेज हैं वो हम ज़्यादातर उन पर फोकस दे रहे हैं जो रिन्यूएबल हैं। नेक्स्ट जो है, 23 जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर नंबर डी होगा इसका, यति एयरलाइन। और अगला क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत या विकसित हुई है? तो ये मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सुदर्शन प्रयास, ये कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, ये जो मॉडल आंसर हैं इसमें कुछ आंसर हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि यूट्यूब के माध्यम से और जो रेफरेंस बुक की सहायता से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेक्ट लगाए हैं इसमें। फिर भी अगर कोई गलत हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आंसर मैंने गलत बताया है तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूँगा, जिससे और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम पहला देखेंगे आर्टिकल 324, ये
निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है सीधा सीधा। इसमें अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये आंसर ए लगा सकते हो। आंसर ए हो जाएगा उसका 19वें का। एंड 20वां क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। तो ये बिल्कुल सही है। पहले जो है आपका बिल्कुल ठीक है। और महान्यायवादी अब उनके पद को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, नहीं, इनको अलग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी, केवल 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरों के अपोजिट है। पहला में कह रहा है कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए आपको जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और सेकंड ऑप्शन इसी के अपोजिट कह रहा है कि जनसंख्या में अगर आप तीव्र वृद्धि करेंगे, जो पॉपुलेशन में आप अगर ग्रोथ तेज़ी से करेंगे तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। तो इसमें आप आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम है? तो इसमें जो आंसर नंबर 22 का है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा इसका ए, ठीक, मोपला विद्रोह। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को ये भी सूची सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर मैं डॉट श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने 2-3 सोर्स चेक करे तो इसका आंसर ए मिला है मेरे को, बाकी आप देख लीजिएगा। एंड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना आवश्यक है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों होंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव द पैशनेट टीचर के नाम से, आप उस पर जुड़ सकते हैं, और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एंड अगला हम देखेंगे, जो मिड डे मील स्कीम है PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2019 में। पहले जो मिड डे मील योजना चलती थी अब उसे PM पोषण के नाम से जाना जाता है, इसमें यही बात करी गई है। तो अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है, सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो इसका आंसर मेरे को जो डिफरेंट सोर्सेस से मिला है वो आंसर इसका ए मिला है। बाकी आप देख लीजिएगा इसके बारे में। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा इसका आंसर, जैनुअल आबिदीन। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा, आंसर ए। एंड अगला जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए कंटिन्यूस बना रहा हूँ, इसमें विदाउट एडिटिंग और बिना किसी ब्रेक के बना रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर सकते हैं। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय का मतलब है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तिमाही जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के पुनर्वलोकन को हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका सी सही होगा, ये सी आंसर इसका ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम क्षरण और इस प्रकार विकास कहलाएगा।
ये क्वेश्चन देखिए एक तरह से रिपीट सही हो गया है। हमने पहले क्वेश्चन करा था, उसमें भी सतत विकास ऑप्शन था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम ऐसे के ऐसे ही बचा के रखें। ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिल गया है। एंड जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो इसका आंसर है नीरज पाटिल। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से लेकर आखिरी तक की गतिविधियाँ। तो इसका जो आंसर है ये आप पहला मैं पढ़ देता हूँ इसका क्वेश्चन। जो आंसर नंबर इसका 4 होगा। ये पहले चौथा नंबर है संविधान सभा की बैठक, उसके बाद है पहला नंबर प्रारूप समिति की नियुक्ति, उसके बाद है इसमें दूसरा नंबर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, और उसके बाद है तीसरा नंबर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? इसमें गलत पूछा है। कोई कोई क्वेश्चन बीच में जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों ही ऐसे डाल देते हैं जिसमें अगर आपकी क्रोनोलॉजी सही के ऑर्डर में चल रही है कि ये कथन सही है, बताओ कौन सा सही है, तो उसमें बीच में ऐसा क्वेश्चन डालते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे फैशन और ग्रॉसरी जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से को अपना स्थान बना लेंगे। ये क्वेश्चन ठीक है। पीएम सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, ये भी ठीक है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए करी गई, ये भी ठीक है। और जो ठीक नहीं है वो उसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 2022 के क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है, ये गलत है। अब निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से कवित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर नंबर सी होगा, सोन कुमारी स्वर्ण बिली की कविता। ये बुक का नाम है इनकी और ये कवित्री हैं। कैप्टन हॉपकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब इसमें जो है वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा कहता था। तो इसका आंसर मेरे को कन्फ्यूज़न में लग रहा है। इसका आंसर ए या बी में से सही होना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट बताऊं आपको अपनी नॉलेज के अनुसार, तो इसका आंसर जो होगा वो बी ठीक होगा। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार चेक करके। 38वें का क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें जो ऑप्शन के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप कोशिश करिए कि उनको ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे नंबर पे बाजीराव, तीसरे नंबर पे जो हैं आएंगे वो, मतलब इसमें जो ऑप्शन ए में चौथा नंबर आएंगे माधवराव जी, और उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पर नारायण राव जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 39वां क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट आधे की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से विस्तृत तक। सेंड ग्रेंटी, इसको भी हम ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन में अगर हम बी ऑप्शन इसका जैसे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन वैसे इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 पहला आएगा जो सबसे छोटा है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 आएगा गोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर फिर सेकंड आएगा अरेबियन मरुस्थल, और आपको पता ही सबसे बड़ा जो बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है जो कि हमारे अफ्रीका वाले रीजन में पाया जाता है। एंड निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे तो निर्धनता के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन इसके आंसर के हिसाब से देखें तो इसमें 1 और 2 ठीक होगा, लेकिन ऑफिशियल आपको तभी पता चलेगा जब आंसर की आ जाएगी। बाकी मेरे हिसाब से 1 और 2 ठीक है। बाकी मैंने अदर सोर्सेज पे गूगल पे और बुक का रेफरेंस लेके चेक करा तो इसमें आंसर 1 और 2 ही आ रहे हैं। और बाकी अगला हम देखते हैं वैदिक कालीन प्रशासन, और मैं भागदू कौन अधिकारी था? एक इसका जो आंसर है राजस्व जमा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसमें हम ऑप्शन से भी जैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें आपको एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो बहुत कम ही गलत होती है। ये एक्सेप्शन केसेस में हो सकता है गलत भी हों, लेकिन बहुत कम गलत होती है। इसलिए जब आप पेपर अटैम्प्ट करें तो अपना माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में रखिए, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जैसे इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ
केवल मातृ मृत्यु दर में कमी करना, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना, केवल नवजात शिशु में, इनमें जिसमें भी केवल आ रहा है वो ठीक नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ए, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना, दोनों के लिए लेके चलना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, रानी झांसी रेजिमेंट। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आ गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है और तमिलनाडु तट की बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम बढ़ते हैं। पोषक स्तर बनते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध से। और संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा होगा बजट से, यूनियन बजट से काफ़ी प्रश्न बने हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो जो केंद्र का जो बजट होता है वो ज़रूर पढ़ें, ये फरवरी में आ जाता है आपका। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन, अशोक मेहता समिति ने क्या क्या सुझाव दिए पंचायती राज पे? तो पहला इसमें है, पंचायती राज के 3 सदस्यीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकृत का प्रथम बिंदु माना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो बी करेक्ट है। आपको ये बताना है जो पहला है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव कौन सी कमेटी ने दिया था? इसका आंसर मैं एंड में बता दूंगा, अगर नहीं बता पाया तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। चलिए बता ही देता हूँ, इसका आंसर है आपको कमेंट में ही बताना पड़ेगा, ये ध्यान से उतर गया है। मैं बताता हूँ आपको रेफरेंस, मैं गलत नहीं बताना चाहता, मैं आपको जो भी बताना चाहता हूँ 100% सही बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा इसका सही आंसर, यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, अगला की तरफ बढ़ते हैं। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास फ्रांस वासियों को जाता है या हॉलैंड वासियों को जाता है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रांस वासियों को जाता है। अगला देखते हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2030 तक धूम्रपान मुक्त होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि अपने पड़ोसी देश की पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, और पॉलिसी तो हमारी भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कहीं पॉलिटिकल अप्रोच को लेके और कहीं और डिले कहीं ना कहीं हो ही जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन हैं, जिसे एक कथन को और दूसरे आर कारण को फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। इसमें जो आंसर होगा ए ठीक होगा, ए और आर दोनों सत्य है। जैसे अभी न्यूज़ में भी था, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अफ्रीका से हमारे यहाँ चीता लाए गए हैं। आपको बताना है 2 चीता लाए गए हैं, तो कहाँ कहाँ से लाए गए हैं? वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, मैं आंसर इसका बता देता हूँ। जो हम पहली बार लेके आए थे, पहली बार जो चीता लाए थे नामीबिया से लाए थे, और दूसरी बार जो चीता लाए थे वो हम साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी इसका ठीक होगा, बाकी सही है, आप चेक कर सकते हैं।
पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो हमारे लोकसभा के इलेक्शन करवाता है और राज्य विधानसभा के इलेक्शन करवाता है, और जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 55वें का आंसर बी आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका देखते हैं। इसको भी हम इसका आप पढ़ लीजिएगा। आंसर नंबर इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सोशल प्रोडक्शन रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द, ये होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित करी जाती है। बाकी फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है विमल जलान है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जल्द इसका जिम्मेदार होता है। भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, बाकी अभी के लिए आप ये वेटलैंड लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रभूमि। और इसके बाद देखिए, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा केवल बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? आपको देखिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। आपको ये याद कर लेने चाहिए जो हमने 2030 तक रखे हैं। इसमें हमारे टोटल मिला के 16 टारगेट हैं, और जो 17वां टारगेट है वो इन आपस में पार्टनरशिप की बात करता है। वैसे टारगेट 16 ही हैं, लेकिन हम 17 गिनते हैं उनको। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा ये इसमें नहीं है। अच्छा, आपको बताना है जो ए है लेगिंग समानता, वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा गया है, और जीरो हंगर कौन से में है, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग कौन से में है? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूँ। जो लेगिंग समानता है, जेंडर इक्वलिटी, वो गोल नंबर 5 में रखा गया है, और जो ज़ीरो हंगर है वो गोल नंबर 1 में रखा गया है। जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है वो 3 में रखा गया है, गोल नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा चंदौली होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है। अब पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार संसाधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं की पीएम गति के शक्ति ढांचे में जोड़ा गया है। तो इसमें जैसे आंसर होगा, आंसर इसका दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। 2022 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर 12वां होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर होगा केवल एक ठीक है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, और ये बी कथन गलत है। बाकी 67 तक आ गए हैं हम, ऑलमोस्ट हाफ पे पहुंचने वाले हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ये 2070 तक है। इसका आंसर देख लीजिए एक बार। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। 69 क्वेश्चन नंबर 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? इसमें भी आंसर डिफरेंट मिल रहे थे, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट मेरे को लगा है वो मेरे को ऑप्शन नंबर 1 ठीक लगा है। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस। और क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लिंगरहैंस के आइलेट का बीटा सेल है कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ठीक सी ठीक है, इंसुलिन। एंड इसको हम 71 की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा मैं आंसर बताता हूँ आपसे। आंसर ए ठीक होगा इसका। एंड भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश होगा। निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? बाकी तीनों जो हैं बायोडिग्रेड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है। तो कीटनाशक इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रखरखाव किया जाता है। इसका आंसर वैसे तो कहीं कहीं मेरे को देखने को मिला है कि ए होता है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेशनल पार्क, मैं इसका मतलब भी बता देता हूँ। इंसिट्यू वो होता है जहाँ हमारे जो जीव जंतु रहते हैं उनको वहीं प्रोटेक्ट करना, और एक्सिट्यू होता है उनको वहाँ से निकाल के कहीं ऐसी जगह पे प्रोटेक्ट करना जहाँ उनकी लाइफ साइकिल बढ़ सके, यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा हो उनके हिसाब से। कहीं जंगल बहुत कम हो जाते हैं, उनके रहने लायक एनवायरनमेंट नहीं रहता, तो हम उन्हें ऐसी जगह लेके आते हैं जहाँ उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपना जीवन आसानी से एंजॉय कर सकें। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। एंड ये वाला। बाकी आगे चलते हैं। पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित होती है? तो ये समताप मंडल में होती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर है भारत के G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो ये कानपुर होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस भाषा में अवधि के लिए सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करी थी? तो स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए करी गई थी। बाकी अगला देखते हैं। निसार उपग्रह, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो। किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ये इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया है। बाकी अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी ठीक है इसका। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर है मीरा कुमारी। एंड 82 का देखते हैं। 82 में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमेलित है? इनकी आपको सहायक नदी बतानी है, तो इसका आंसर होगा प्रणहिता महानदी। 83 क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया? तो स्वामी सहजानंद ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास, इसमें ये जो पहली स्टेटमेंट है, मेरे को लग रहा है जो जिन्होंने अटैम्प्ट करा उनको सबको नंबर मिलेंगे। ये जो स्टेटमेंट ही गलत है। आप देखिए पहली स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से अच्छी होकर, इसका इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अपग्रेड अच्छी होकर 132 हो गई है 2022 में। अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी रैंक अगर अच्छी होती है तो जनरली कम होती है। रैंक जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी। जैसे 1 2 जैसे 10 9 8 7 6 5 4, ये जितनी अच्छी रैंक होती जा रही है। जैसे अगर आप इनकी दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 गिर गई है। इसमें इन्होंने सही दिखाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा केवल 2, बी आंसर ठीक होगा इसका, ये वाला। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधताओं के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो इफेक्ट कहीं ना कहीं सभी करते हैं ये चारों ऑप्शन में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पार स्थित है कौन सी नदी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रियो ग्रांडे करके नदी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोष के प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर ये सी ठीक है, यातना के विरुद्ध निषेध। 91 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपने सरकार के वित्तीय मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया था? तो ये टैक्स स्कैंडल के नाम से ये आपको जो क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आप देखेंगे वित्तीय मंत्री
वित्तीय मंत्री ज़्यादातर किससे रिलेटेड होगा? भाई हो सकता है वो भ्रष्टाचार से भी रिलेटेड हो, लेकिन इसके चांसेस भी कम है। ये तो ना के बराबर चांस है। बाकी हाई प्रायोरिटी इसकी है टैक्स स्कैंडल। तो ऐसे आप कॉमन सेंस के द्वारा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई? तो इसका जो आंसर होगा 1919 होगा, अधिनियम द्वारा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? देखिए बजट से कितने क्वेश्चन आए हैं, करीब करीब 5-6 क्वेश्चन के आसपास बजट से आ गए हैं। अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे हर साल तैयार कर लेंगे तो आप डिफरेंट एग्जाम में, आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, वो आपको वहाँ हेल्प जरूर करेंगे। निम्नलिखित दो कथनों जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खासी अवधि के भीतर प्राप्त करता है। अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लग रही होगी तो आप वीडियो का जो स्पीड है वो कम कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ए गलत है, आर सही है। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं 96 क्वेश्चन। शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये भी क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर तो वैसे इसका ए ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ। शिवाना समुद्रम, तो समुद्रम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई पानी के बारे में बात करी जा रही होगी। तो पानी के बारे में और कहाँ कहाँ बात करी जा रही है? और कहीं बात नहीं करी जा रही। ये बात करी जा रही है, लेकिन ये बाद में करी जा रही है। ये इसमें जो क्रमशः दे रखा है ना, जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। तो इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलते हैं। संघ वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। बाकी फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। इसका जो ये तुमकुर कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? जम्मू कश्मीर के रायसी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा के भंडार मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो अभी आपको देखने को मिली। ये रायसी जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वही डिस्ट्रिक्ट है, जब आप कभी वैष्णो देवी गए होंगे तो वो रायसी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो वहाँ हमारे लिथियम के भंडार मिले हैं। और अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो राजस्थान में भी मिले हैं। बाकी भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम निकल तथा कोबाल्ट के आयात पर निर्भर रहता है। तो ऑप्शन इसमें बी ठीक है, दोनों की दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये इसमें वैसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो मैंने चेक करा है क्रॉस चेक करने के बाद, तो इसका आंसर बी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? इसका करेक्ट आंसर, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, इजी टू मॉडरेट आया है, ज़्यादा हाई नहीं आया है पेपर। इसमें देखिए, आप किसान खेती करता है वो पैसों के लिए करता है, कोई नौकरी करता है वो भी पैसों के लिए करता है, आप परिवहन जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कोई बस चला रहा है, कोई ओला उबेर कोई भी टैक्सी चला रहा है, तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि कोई पैसे कमाने के लिए करता है। लेकिन जो स्वैच्छिक समाज सेवा है, जैसे हमारे एनजीओ होते हैं, कुछ वॉलेंटरी होते हैं, कुछ थोड़ा सा चार्ज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वॉलेंटरी होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। 102 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर है बी ठीक होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। 2 और 3 इसके दोनों सही हैं, ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है। बाकी निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये आलमगीरपुर ठीक होगा। बाकी आप देखेंगे ये हड़प्पा जो संस्कृति है, यहाँ आलमगीरपुर है, यहाँ मांडा है, यहाँ दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहाँ पे है करेक्ट, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये वाला शायद बलूचिस्तान, मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा। तो ये इनकी सीमाएँ, आप इनको याद कर लीजिए, डिफरेंट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी अगला देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए से संबंधित है। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो ये मरुद्दीमर,
जानवर कहलाते हैं। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी आपको गलत हो तो उसके लिए सॉरी, मैं कभी कभी गलत हो जाता है। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित सही सुमेलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ठीक होगा, नीति उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका अनुशीलन समिति होगी। बाकी अगला देखते हैं, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे पीसीएस एग्जाम ये ऐसे घुमावदार क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन आप शांत दिमाग से जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में ही। इसका आंसर डी ठीक है, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं, ये हमारा चैनल है गौरव द पैशनेट टीचर के नाम से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको जल्दी मिल जाए। बाकी जो अगला देखेंगे, ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक और क्वेश्चन आ गया है। ये इसका जो करेक्ट आंसर है आप पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी आगे देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर ये न्याय गौतम बी ठीक होगा। खरीदादार कौन होते थे? ये अधिकारी थे जो हिसाब किताब और प्रमाण में प्रवीण होता था। बाकी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा या भागीरथी नदी मिलती है? तो ये देवप्रयाग इसका करेक्ट ऑप्शन है। द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो एडम स्मिथ ने लिखी थी। रियो सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 संबंधित है। ये सतत विकास से है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप करेक्ट कर सकते हैं। सतत विकास से है या ओजोन परत के क्षरण से है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो बजट से एक और क्वेश्चन आ गया, बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1974। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, 4 होते हैं। और ये भी न्यूज़ में काफ़ी था, जो रशिया ने यूक्रेन के 2 रीजन को करा था। ये एक उसमें से डोनेट्स्क और एक था लुहांस। तो ये देखिए उसमें क्वेश्चन बन गया है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। ये दोनों जो रिच वहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन दे दिया गया है डोनेट्स्क। इसमें लुहांस कहीं नहीं है, अगर लुहांस भी होता तो दोनों आंसर होते। बाकी G20 प्रतीक के चिन्ह में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें ये G20 के लोगो से क्वेश्चन आ गया कि G20 का लोगो उसमें 7 पंखुड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीप को इंगित करती हैं, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें क्या पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। और उसके बाद वायु पुराण गुप्त वंश की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर सी है, वागीर। बाकी अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सही है? इसके कार्य और शक्ति ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज्य व्यवस्था के विकास से। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये ठीक है एकदम। ये एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें आपसे ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, ठीक है। नहीं में जो होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। अगर ये ऐसा होगा तो हमारे जो पंचायतें बनाई गई हैं वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए बनाई गई हैं। अगर उन पर केंद्र का ही नियंत्रण हो जाएगा तो वो कहीं का डिसेंट्रलाइज सिस्टम रह जाएगा। बाकी 124 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन चयनित करे गए हैं? तो ये है 57, ऑप्शन नंबर बी। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक ने अपनी करेंसी नोट ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूज़ में भी था। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण है ये नदी का, इसका जो सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री सेवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आंसर होगा ये ओनेगा कनाडा। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ये है ऑप्शन नंबर सी। 31 दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीआर में निम्नलिखित में से कौन से उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष स्थानों पर है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, डेक्कन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला स्वदेशी विद्यालय है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो एकदम खुफिया टाइप के होते हैं, ये उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो ये वाला है एक्टिनियन। साहित्यिक पुरस्कार अकादमी पुरस्कार 2022 में प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो ये अनुराधा रॉय जी हैं इसकी लेखक। बाकी एशियो फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एशियो फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा। जैसा आपको न्यूज़ में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है भारत एशियो की अध्यक्षता कर रहा है और एशियो फिल्म महोत्सव में एशियो देश की ही फिल्म दिखाई जाएंगी। ए और बी दोनों ठीक है इसका। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो इसका जो आंसर होगा डी ठीक है, क्रिप्स हॉपकिंस। चरक संहिता कितने अध्याय में विभाजित है और खंडों में विभाजित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। एक बार आप देख लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। 139 क्वेश्चन नंबर है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है पांडुचेरी में। बाकी अगला देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना क्या कारण है? कॉरियोलिस बल कहलाता है वो। निम्नलिखित किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो ये है लाइव एटेन्यूएटेड। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित जाता है। तो इसका जो आंसर इसका कन्फ्यूज़न है, इसमें राष्ट्रपति के लिए टिक लगा हुआ है। बाकी मुझे लगता है शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाता है, लेकिन आप देख लीजिए जो आंसर इसका करेक्ट हो वो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीड़भक्षी पौधा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया? तो सिनोवैक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बाकी अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हंसी पैदा करने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्वेश्चन में। वैसे तो ऑप्शन ठीक है। जो पहली सेंसस हमारे यहाँ हुए हैं लेकिन वो पूरे भारत में नहीं हुए, वो तो 1871 में हुए हैं। और जो पहला कंप्लीट सेंसस माना जाता है वो 1881 माना जाता है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। वैसे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी है, मैं डॉट श्योर हूँ इसके बारे में। बाकी निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग संविधान की अनुसूची इधर ये कट गया है या विषय यहाँ डैश है, कुछ नहीं है यहाँ पे, डैश सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे सही सुमेलित नहीं है। तीसरी अनुसूची में शपथ है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये 148 अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, अगले 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी वीडियो। इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। बाकी आगे बढ़ते हैं 149, ये गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? बहुत से स्टूडेंट इस पर SS राजामौली साहब लगा के आए हैं, लेकिन आंसर जो इसका है देवी प्रसाद जी हैं। SS राजामौली जो है उन्होंने फिल्म बनाई है और देवी प्रसाद जी हैं जिन्होंने सॉन्ग बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 का स्थान विद्रोह आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा झांसी है। बाकी चलते हैं,
ये 150 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 150 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आप ये भी बताइएगा कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी, जिससे हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। और हाँ, इसमें मैं जैसा कि मैंने बताया है, कुछ क्वेश्चन इसमें जो हैं कन्फ्यूज़न में है। अगर आपको उनका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसमें आपका जो कमेंट है वो टॉप पे पिन कर दूंगा, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप कौन सी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बुक लिस्ट पे बना दूँ, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद एंड बी पैशनेट फॉर योर एवरीथिंग।